नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने संसद वाला भाग शुरू किया था। संसद वाले भाग में अपन पहला भाग संसद से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो अपन पढ़ चुके थे। अब आज जो है इसका पार्ट 2, ये पार्ट 2 लिख दिया है, लेकिन ये राज्यसभा है। स्पेसिफिक जो टॉपिक रहेगा वो राज्यसभा रहेगा, लिखा हुआ ये पार्ट 2 है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपके राज्यसभा रहेगा। क्या रहेगा? राज्यसभा। ठीक है, चलो तो अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलो, राज्यसभा। ठीक है, अधिनियम जो 1919 का अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत, उस अधिनियम में ही इसका जो प्रावधान कर दिया गया था, और वो जब उसमें प्रावधान किया तब ये जानी जाती थी राज्य परिषद के नाम से। क्या नाम से जानी जाती थी? राज्य परिषद के नाम से। राज्य परिषद के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी? राज्य परिषद के नाम से। लेकिन 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राज्यसभा, जो वर्तमान में भी चल रहा है। वर्तमान में भी क्या नाम चल रहा है? राज्यसभा। पहली बार जब प्रावधान किया गया, फर्स्ट बार जब प्रावधान किया गया, तो पहली बार प्रावधान के समय ये जो है ये क्या कहलाती थी? राज्य परिषद। कब पहली बार प्रावधान किया गया? तो 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। ठीक है, फिर 23 अगस्त 1954 के दिन है। 23 अगस्त 1954 को जो है इसका नाम परिवर्तित करके राज्य परिषद के स्थान पर नाम क्या कर दिया गया? राज्यसभा। राज्य परिषद के स्थान पर कर दिया गया राज्यसभा। अब चलो राज्यसभा का गठन। तो अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा का गठन किया जाता है। राज्यसभा का गठन कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 80 के तहत जो है वो राज्यसभा का गठन किया जाता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। ठीक है, फिर गठन का प्रकार किस प्रकार से जो है इसका गठन किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा। चुनाव तो भारतीय जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? तो विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है इनको निर्वाचित करके जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके उपनाम, राज्यसभा के उपनाम क्या क्या है? तो पहला तो ये कहलाता है उच्च सदन। क्या कहलाता है? उच्च सदन। लोकसभा तो कहलाता है निम्न सदन, ये कहलाता है उच्च सदन। फिर कहलाता है द्वितीय सदन। लोकसभा कहलाता है प्रथम सदन, ये कहलाता है द्वितीय सदन। वरिष्ठ सदन, क्या कहलाएगा? वरिष्ठ सदन। विद्वानों का सदन, किसका सदन? विद्वानों का सदन। 12 मनोनीत किए जाते हैं सदस्य इसलिए। और राज्यों का सदन, क्योंकि राज्य की विधानसभा के द्वारा जो है चुने जाते हैं, इसलिए इसे राज्यों का सदन कहा जाता है। और 1 पॉइंट कमजोर सदन। कुछ विधेयकों के मामले में जो है ये जो है मजबूत सदन है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जो है ये कैसा सदन माना जाता है? कमजोर सदन माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। राज्यसभा के लिए निर्धारित सीटों का काल क्रमानुसार शेष राज्य ये पूछे जाते हैं, क्रमशः पूछे जाते हैं जो सर्वाधिक सीटों वाले राज्य है। तो सर्वाधिक कहां की है? तो उत्तर प्रदेश, 31। सर्वाधिक सीटें कहां पर है? उत्तर प्रदेश की 31। सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीटें कितनी है? 19। ये जनसंख्या के आधार पर तय की गई है। 20 लाख की जनसंख्या पर एक, 20 लाख पर एक, इस तरह का प्रावधान है जो अपडेट होता रहता है। ठीक है, फिर तमिलनाडु से 18। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु 18। और बंगाल और बिहार दोनों से 16-16 सीटें। बंगाल और बिहार दोनों से 16-16 सीटें। तो ऐसे कैसे? राजस्थान की सीटें कितनी है? तो फिर राजस्थान की 10। तो राजस्थान के बराबर किसी राज्य की और है क्या? तो उड़ीसा। उड़ीसा की भी कितनी है? 10। जिस प्रकार से बंगाल और बिहार की समान 16-16 सीटें हैं, उसी प्रकार से राजस्थान और उड़ीसा की जो है वो 10-10 सीटें, समान जो है 10-10 सीटें हैं। समान जो है 10-10 सीटें हैं। ठीक है, सदस्य संख्या अधिकतम कितनी है? 250। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। राज्यों से कितने आते हैं? तो 233।
राज्यों से कितने आते हैं 233, उसमें भी वापस क्लासिफिकेशन, तो 225 तो आते हैं राज्यों से और 8 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर एकदम। अब इसमें कोई बाकी चीज नहीं रही। 250 सदस्य टोटल, 245 सदस्यों का प्रावधान है वर्तमान में। निर्धारित सदस्य जो वर्तमान सदस्य जो है वो 245 है। टोटल अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, उसमें से 233 राज्यों से, उन 233 में से 225 तो है प्रॉपर राज्यों से और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से, 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 जो है वो मनोनीत सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य जो है वो 12, राष्ट्रपति जी जो है वो 12 सदस्यों का जो है मनोनयन करते हैं, मनोनीत करते हैं। क्लियर? आई थिंक ये जो चीज है वो आपके क्लियर हो गई होगी। आगे, सन 1969 से पहले राज्यसभा में विपक्ष का नेता नहीं होता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कहीं सेट नहीं हो रहा था तो यहां सेट हो गया है कि सन 1969 से पहले राज्यसभा में विपक्ष का नेता जो नाम का पद नहीं होता था, विपक्ष का नेता नाम का पद नहीं होता था। ठीक है, अब आगे, अब ये जो 8 सदस्य आए हैं संघ लोक सेवा अपने केंद्र शासित प्रदेशों से, तो 3 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 4 सीटें जो दे रखी है वो जम्मू कश्मीर को दे रखी है, 3 सीटें जो दे रखी है वो दिल्ली को दे रखी है और 1 सीट जो है वो पांडिचेरी को। यानी ये टोटल मिलाकर कितनी हो गई? ये टोटल मिलाकर सीटें हो गई 8। टोटल मिलाकर कितनी सीटें हो गई? 8। 225 सीटें तो है राज्यों के लिए और 8 सीटें जो है उसमें 4 सीटें जम्मू कश्मीर की है, 3 सीटें दिल्ली की है और 1 सीट जो है वो पांडिचेरी की है। क्लियर? चलो अब आगे, उपचुनाव से चुना हुआ राज्यसभा सदस्य शेष बचे हुए समय के लिए पद पर रहता है, न कि 6 वर्ष। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कोई राज्यसभा की सीट आकस्मिक खाली हो गई, 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व ही, यानी 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर दिया, 2 वर्ष का कार्यकाल बाकी था और उस सदस्य की जो वो सीट है वो खाली हो गई, किन्हीं कारणों से, त्यागपत्र हो, उसकी मृत्यु से हो, अगर वो सीट खाली हो गई तो उसको उपचुनाव से भरा जाएगा, उपचुनाव से भरा जाएगा। लेकिन वो उपचुनाव उस बचे हुए समय के लिए होगा, न कि वापस वो नए सिरे से 6 वर्ष के लिए जो है लागू रहेगा। वो जो उपचुनाव रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ समय है, शेष समय जो है उसके लिए लागू रहेगा। यानी 2 वर्ष बाकी रहे, 4 वर्ष का अपन ने उदाहरण लिया, 2 वर्ष बाकी रहे तो 2 वर्ष के लिए ये जो है उसका चुनाव किया जाएगा। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बढ़े आगे। अब इसकी जो योग्यता है वगैरह इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। आयु, कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? कल ही अपन ने डिस्कस की थी कि 30 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ये अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुला मतदान चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, अभी जस्ट इस चीज के बारे में अपन ने बात कर ली है। अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा होता है, लेकिन इसमें जो वोट देते हैं वो राज्य की विधानमंडलों के जो सदस्य होते हैं, वो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो देते हैं। ठीक है, विधि कौन सी है? तो विधि है आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, उसी प्रणाली के आधार पर जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। इनको शपथ कौन दिलाता है? या तो दिलाते हैं राष्ट्रपति जी या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, नामित सदस्य द्वारा। या तो राष्ट्रपति जी स्वयं दिलाते हैं शपथ या राष्ट्रपति द्वारा जो नामित किया जाता है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, वो जो है सदस्य जो है वो शपथ दिलाते हैं। फिर आगे, कार्यकाल नहीं होता है, यह एक स्थायी सदन है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कभी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो तय नहीं ऑप्शन आता है तो वो राइट है। 6 वर्ष ऑप्शन आता है, आप लोग 6 वर्ष करके मत आना। 6 वर्ष जो होता है वो सदस्य का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है तो ये स्थायी सदन है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई तय कार्यकाल नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है 6 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है 6 वर्ष। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये देखो नोट करके लिखी हुई बात। ठीक है, फिर आगे निर्वाचित सदस्य, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये प्रश्न बनते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें। इसको मैं पेन चेंज करके अलग ही जो है कर सकता हूं। 1 मिनट हो,
इसको अपने अलग ही कर देते हैं पूरे भाग को। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, निर्वाचित सदस्य प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं या उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में जो है 1/3 जो सदस्य है वो जो है रिटायर्ड हो जाते हैं या उनका कार्यकाल जो है वो खत्म होता है। रिटायर्ड का मतलब कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो वो की वो बात वापस रिपीट कि भाई प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो नए निर्वाचित होते हैं। बात वो की वो है, लेकिन प्रश्न में जो है पूछने के तरीके के हिसाब से जो है वो कंसेप्ट चेंज किया जाता है कि भले ऐसे कहो कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि प्रति 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है वो नए निर्वाचित होकर आते हैं। फिर आगे मनोनीत सदस्यों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मनोनीत सदस्य जो कि 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया जाता है, 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में आधे 1/2 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है तथा 1/2 कार्यकाल जो है नए आते हैं। ये ध्यान रखना, मनोनीत में जो है 3 वर्ष में, कितने समय में? 3 वर्ष में, और 1/2 का कार्यकाल समाप्त होता है और 1/2 ही नए आते। जो सदस्य निर्वाचित सदस्य है उनके बारे में यह प्रावधान है कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है उनका कार्यकाल समाप्त होता है और 1/3 सदस्य नए आते हैं। मनोनीत जो सदस्य है राष्ट्रपति जी द्वारा, उसमें 3 साल में 1/2 यानी आधे सदस्य जो है, 6 सदस्य जो है वो उनका कार्यकाल समाप्त होता है और 6 सदस्य नए चुन के आते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। प्रथम सभापति कौन थे? तो राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम सभापति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति जी होने के नाते जो है वो प्रथम सभापति थे। वर्तमान में सभापति कौन है? तो श्री जगदीप जी धनखड़, जो कि राजस्थान से अपने राजस्थान से जो है श्री जगदीप जी धनखड़ जो है वो वर्तमान में जो है भारत के उपराष्ट्रपति जी है। और उपराष्ट्रपति जी है तो उपराष्ट्रपति जी ही जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रथम उपसभापति तो श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति जो थे वो प्रथम उपसभापति थे। वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश नारायण जी जो है वो वर्तमान में उपसभापति है। श्री हरिवंश नारायण जी जो है वो वर्तमान में कौन है? क्या है? उपसभापति। अब सभापति कौन होता है? तो ये भी अपन ने बात कर ली कि पदेन उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो इसके सभापति होते हैं। उपसभापति कौन होता है? तो उपसभापति हमेशा ध्यान रखना, राज्यसभा सदस्यों में से सदस्य जो है अपने में से किसी एक को जो है उपसभापति चुनते हैं, चुनाव करके जो है उपसभापति चुने जाते हैं। क्लियर? अब शपथ, तो सभी जो है सदस्य जो है अपनी अपनी जो है सदस्यता की जो है शपथ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बढ़े आगे। अब है पद मुक्त सूचना, यानी किसी सदस्य को जो है वो किस तरह से वहां से राज्यसभा से जो है वो हटाया जा सकता है। तो संकल्प प्रस्ताव पारित करके, क्या करके? संकल्प प्रस्ताव पारित करके जो है किसी भी सदस्य को जो है पद मुक्त किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर, कम से कम जो है 14 दिन पूर्व जो है उसको सूचना देना अनिवार्य है। 14 दिन पूर्व जो है उसको सूचना देना अनिवार्य है। उसको सूचना दिए बिना है उसे पद मुक्त या पद से हटाया नहीं जा सकता। पद मुक्त कर सकते हैं। पद मुक्त किस प्रकार से कर सकते हैं? तो संकल्प प्रस्ताव जो है वो पारित करके, लेकिन 14 दिन पूर्व जो है उसको सूचना देकर। अब है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गणपूर्ति का मतलब होता है इतने सदस्य कम से कम उस सभा में, राज्यसभा में उपस्थित रहे जिससे कि राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके। इतने सदस्य कम से कम उपस्थित रहना चाहिए जिससे कि राज्यसभा की कार्रवाई शुरू की जा सके, उसे कहते हैं गणपूर्ति, उसे कहा जाता है गणपूर्ति। ठीक है, क्लियर? आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी।
तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10 यानी 25 सदस्य। कुल सदस्यों का, कुल सदस्य कितने? 250 का 1/10 कितना हो गया? 25 सदस्य। कम से कम 25 सदस्य जो है वो उपस्थित होने अनिवार्य है राज्यसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए, क्लियर? क्लियर है? आप लोग देख ले, क्योंकि एक भाई साहब का कमेंट आया था कि सर आप उस स्लाइड से सीधे सीधे पढ़ा रहे हो, तो किताब में भी लिखा हुआ है। भाई किताब में लिखा हुआ तो किताब से पढ़ ले किताब से आराम से, कहां समस्या है? किताब के अलावा फैक्ट देने का भी प्रयास किया जा रहा है, और जहां आपको समस्या है तो आप जरूर उस बात को रखें, लेकिन थोड़ा ठीक है। चलो, राज्यसभा का गठन। अब देखो राज्यसभा का गठन कब किया गया? कल पढ़ा था अपन ने, कल राज्यसभा का गठन पढ़ा है। आप लोग प्रीमियर में जो है कमेंट में लिखोगे कि राज्यसभा का गठन कब, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952 के दिन जो है राज्यसभा का जो है गठन किया गया था। लोकसभा का 17 अप्रैल, राज्यसभा का 3 अप्रैल। पढ़ा था अपन ने, 17 अप्रैल लोकसभा का, राज्यसभा का 3 अप्रैल। क्लियर है? फिर प्रथम बैठक, दोनों की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952, और इसी के उपलक्ष्य में 13 मई 2002 को जो है वो स्वर्ण जयंती मनाई गई। स्वर्ण जयंती जो है वो मनाई गई इस बैठक की। ये अपन कल की क्लास में जो है ये क्लियर कर चुके हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। जिन क्षेत्रों में विधानसभा गठित है उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। देखो सीधी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी के भी। जिन जिन राज्यों में राज्यसभा गठित है, प्रॉपर जो राज्य है वहां राज्यसभा है, प्रॉपर जो राज्य है, सॉरी विधानसभा है। प्रॉपर जो राज्य है यानी जो राज्य की श्रेणी में आते हैं वहां पर जो है वो राज्यसभा, सॉरी विधानसभा है, तो वहां से तो सदस्य आएंगे। उसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में 3 जगह, एक तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है, और पौंडीचेरी में भी विधानसभा है। तो वहां पे भी 3 जगह विधानसभा है, तो उनको भी जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? अपने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में 4 सीट है, जम्मू कश्मीर से 4 सीट है, उसके बाद दिल्ली से 3 सीट है, और 1 सीट जो है वो पौंडीचेरी से। क्लियर? ठीक है, ये लाइन आपके क्लियर हो गया। सर्वाधिक सीटें, अभी अपन ने पढ़ा, सर्वाधिक सीटें 31 सीटें हैं। कहां से है? यूपी से। 31 सीटें यूपी से। फिर है 19 सीटें महाराष्ट्र से, 19 सीटें महाराष्ट्र से। फिर 18 सीटें तमिलनाडु से। 18 सीटें कहां से? तमिलनाडु से। फिर है 16 सीटें, 16 सीटें। एक तो है बिहार से और पश्चिम बंगाल से, बिहार और पश्चिम बंगाल से। क्लियर? और राजस्थान से कितनी है? तो 10 सीटें। तो राजस्थान के साथ साथ कौन सा है? तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से जो है और राजस्थान से जो है वो 10 सीटें। आई थिंक ये कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होगा। अब आगे, अब राज्यसभा की सीटों का प्रावधान कहां पर है? तो ध्यान रखना, 4थी अनुसूची जो है उसमें राज्यसभा की सीटों का जो है आवंटन है। 4थी अनुसूची में जो है वो राज्यसभा की सीटों का प्रावधान है, राज्यसभा की सीटों का प्रावधान। क्लियर? चल आगे बढ़ते। अभी ये लाइन तो अपन ने पढ़ ली, ठीक है? विपक्ष का नेता नहीं होता। अब अनुच्छेद 249 और 312, 2 अनुच्छेद इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, इसलिए इस स्लाइड में जो है इनको यहां जोड़ा गया। पहला, 249 के तहत अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। अब राज्यसभा के 2 बड़े अधिकार, मैंने बात कही थी कि कुछ मामलों को छोड़कर जो है, कुछ मामलों में ही ये मजबूत है राज्यसभा, बाकी कमजोर सदन है, बाकी कमजोर सदन है। तो ये 2 मामले जो है जिसमें अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, ये 2 मामलों में जो है ये मजबूत है, 2 मामलों में मजबूत है। पहला कि विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय को तीन विषय में बांटे गए, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अगर राज्यसभा जो है विशेष बहुमत पारित करके किसी भी राज्य सूची के विषय को जो है वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं, यानी संघ सूची में जो है उसको डाल सकते हैं, संघ सूची में जो है वो रख सकती है। ये अधिकार जो है वो राज्यसभा को बहुत बड़ा अधिकार है।
दूसरा बड़ा अधिकार 312, अनुच्छेद 312 के तहत विशेष बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, विशेष बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, जैसे IAS, IPS और IFS, अभी वर्तमान में 3 ही है। इन 3 सेवाओं के लिए जो है वो नियम बनाना, इन 3 सेवाओं के लिए नियम बनाना और इनका जो गठन करना, इनकी जो है सेवाओं का जो है गठन करना अखिल भारतीय सेवाओं का, ये अधिकार राज्यसभा के पास है। तो 2 बड़े अधिकार अनुच्छेद 249 के तहत और अनुच्छेद 312 के तहत। 249 के तहत तो जो है वो किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और 312 के तहत जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका सृजन कर सकती है। फिर राज्यसभा साधारण विधेयक 6 माह तक विचाराधीन रख सकती है। सिंपल विधेयक जो है, अगर कोई विधेयक बिल्कुल साधारण विधेयक है, मतलब संविधान संशोधन या वित्त विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक है, तो उसको 6 महीने तक जो है वो विचार के लिए रख सकती है। विचार के लिए लोकसभा में पारित होकर आया हुआ विधेयक जो है वो 6 माह तक के लिए जो है वो रोका जा सकता है। फिर आगे राज्यसभा धन विधेयक पर केवल सिफारिश दे सकती है, धन विधेयक को रोक नहीं सकती। धन विधेयक पर जो है वो सिफारिश दे सकती है, बता सकती है कि ये सुधार किए जाने चाहिए, लेकिन उसको मानने के लिए जो है वो लोकसभा बाध्य नहीं है, उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। और इसका मतलब धन विधेयक जो है वो रोका नहीं जा सकता, धन विधेयक जो है राज्यसभा द्वारा रोका नहीं जा सकता। फिर आगे राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है न ही संशोधित कर सकती है। अभी मैंने बात की कि इसका मतलब जो है वो उस धन विधेयक को जो है किसी भी हालत में जो है राज्यसभा नहीं रोक सकती, न उसे अस्वीकार कर सकती है, न उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। ठीक है, फिर आगे ये हो गए इनके विधेयक से संबंधित जो है अधिकार। फिर नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति कम से कम 2 बार राज्यसभा के जो अधिवेशन है वो आयोजित करते हैं। अपन ने पढ़ा है कल की क्लास में, संसद के जो सत्र हैं वो वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित होने चाहिए और दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का जो है अंतराल नहीं होना चाहिए। ये अपन कल की क्लास में क्लियर कर चुके हैं। फिर राज्यसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इंपॉर्टेंट, ये सिंपल सी बेसिक सी बात है। अगर आपको ये पता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया नहीं जा सकता, राज्यसभा में लाया नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है, बेसिक सी, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बढ़े आगे। अब तक ये 2 जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट चीजें। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखना। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। ये अपन कल पढ़ चुके। कुछ 2 जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। अब तक 3 बार संसद संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, संसद का संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत अब तक कितनी बार बुलाया गया, अब तक 3 बार बुलाया गया। कब कब, तो पहला बुलाया गया था 1961 में दहेज कानून के लिए। पहला जो बुलाया गया था वो 1961 में दहेज कानून के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सम्मिलित रूप से अधिवेशन बुलाना, दोनों का सम्मिलित रूप से अधिवेशन बुलाना संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। क्लियर। चलो, एक तो बुलाया गया था 1961 में दहेज कानून के लिए, दूसरा बुलाया गया था 1978 में बैंकिंग सेवा के लिए, और तीसरा 2002 में जो है पोटा एक कानून आया था उसके लिए, पोटा एक्ट लाया गया था आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ, उसके लिए ये रात तक चला था। 2002 में जो है एक्ट के को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय, ये जो है पोटा एक्ट के लिए जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, फिर आगे। अब कोई भी विधेयक जब संसद में रखा जाता है तो संसद के प्रत्येक सदन में कुल 3 बार वाचन होता है। कितनी बार वाचन होता है? 3 बार उसका वाचन किया जा सकता है। पहली बार वाचन, दूसरी बार जब वाचन किया जाता है तब समिति बनाई जाती है उसके, मतलब जैसे मान लो जेपीसी वगैरह जो समितियां बैठाई जाती है, जैसे उसके बारे में कोई कमियां है या कोई ऐसी चीज है तो उसके लिए जो है वो दूसरे वाचन में कमेटी बैठाई जा सकती है, और कमेटी जब
उसका निर्णय लेकर जो जब पेश करती है तो तीसरा वाचन वो कहलाता है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये चीज अपन क्लियर कर चुके हैं। आगे संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 तथा महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 राज्यसभा और लोकसभा में समान है। संविधान संशोधन विधेयक हो या फिर महाभियोग प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 दोनों में समान है, भले वो राज्यसभा में हो भले लोकसभा में हो, दोनों के लिए समान स्थितियां समान प्रावधान है, दोनों के लिए समान स्थितियां समान प्रावधान समान अधिकार है। जो लोकसभा को अधिकार प्राप्त है वो के वो जो है राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त है। क्लियर? चलो बढ़े आगे। अब कुछ फैक्चुअल बात करते हैं, कुछ पॉइंट की बात करते हैं। देखो, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने अब तक 4 जो है वो प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने भारत के। तो पहले जो प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी जी 1966-67 में प्रधानमंत्री जब बने थे तब वो राज्यसभा के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? राज्यसभा के। फिर नेक्स्ट जो दूसरे बने वो एच.डी. देवेगौड़ा जी जो है वो राज्यसभा सदस्य थे 1996-97 में और वो जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे। फिर आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जो है 1997-98 बैक टू बैक ये प्रधानमंत्री बने थे 4 लगातार, जब उस समय की बात है। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक लगातार जब प्रधानमंत्री रहे, राज्यसभा सदस्य ही रहे 2004 से 2014 तक। ठीक है, क्लियर? आगे फिर है अनुच्छेद 80(3) राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत वो किस किस क्षेत्र के हो सकते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से संबंधित जो है वो 12 सदस्यों का जो है मनोनयन करते हैं। ये अपन ने अभी पढ़ा था जस्ट। उसमें कैसा होता है, किस तरह से होता है? 6 सदस्यों का जो है वो आधे सदस्य यानी 6 सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है। 3 वर्ष में क्या हो जाता है? समाप्त। और 6 नए सदस्य आते हैं, और 6 नए सदस्य आते हैं। नए सदस्य 6 जो है वो नए सदस्य, 6 सदस्य तो जो है वो वहां से निर्वासित हो अपने जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, एक प्रकार से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और 6 नए सदस्य आते हैं हर 3 वर्ष में। प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है 6 सदस्य जो है वो चेंज होते हैं। ये जो विधि है ये विधि ली गई है आयरलैंड से। ये विधि जो है कि भाई जो राष्ट्रपति जी जो है 12 सदस्यों का जो है या कुछ सदस्यों का जो है वो राज्यसभा में मनोनीत करेंगे, तो ये प्रावधान जो है वो लिया गया है आयरलैंड से। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अपन ने देखा कि 4थी अनुसूची जो है उसमें जो है राज्यसभा की सीटों का जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, किस राज्य को कितनी सीटें दी गई है, उसका पूरा उल्लेख जो है 4थी अनुसूची में है। अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब देखो 4थी अनुसूची के अनुसार 1971 की जनगणना, ध्यान रखना कौन सी जनगणना? 1971 की जनगणना के आधार पर जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन 2026 तक रहेगा। 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अब 1971 की जनगणना पर आधार पर क्या आधार माना गया? तो 20 लाख पर एक सदस्य, 20 लाख की जनसंख्या पर कितना सदस्य रखा गया? एक सदस्य। 1971 में 20 लाख की जनसंख्या पर जो है वो एक सदस्य, उसी हिसाब से जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो है वो निर्वाचन जो किया जाता है। और ये जो 1971 में जो तय किया गया, 71 की जनगणना के आधार पर जो तय किए गए सदस्य जो है वो 2026 तक यथावत रहेंगे। ठीक है, अब आगे अनुच्छेद 99 और अनुच्छेद 89, 89 एंड 99 दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 99 अनुच्छेद जो है वो राज्यसभा के सदस्यों की शपथ की बात करता है। अपन ने देखा था सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए जो आगे वाली स्लाइड है उसमें ये ऐड करना पड़ा। अब 89 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अपने को सबको पता है कि उपराष्ट्रपति जी जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89। दो अनुच्छेद तो कम से कम आपको क्लियर जो है वो, वैसे तो सारे अनुच्छेद याद रखने होते हैं लेकिन ये अनुच्छेद जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान रखना। तो 99 के तहत जो है वो राज्यसभा के सदस्यों के शपथ का प्रावधान है, और 89 के तहत जो है वो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभापति होता है। अब ये प्रश्न
वेरी मोस्ट, ये वेरी मोस्ट अपन क्या गड़बड़ करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। अपने गड़बड़ क्या होती है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो अपन वो दिमाग लगा लेते हैं एक्स्ट्रा दिमाग के, राज्यसभा का 6 वर्ष है तो इसके सभापति का भी जो है वो 6 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सभापति पदेन जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो इसके जो है पदेन सभापति होते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल जो है भारत में 5 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका कार्यकाल भी कितने वर्ष हो जाएगा? 5 वर्ष। लेकिन जब उपसभापति की बात आती है तब इसका जस्ट जो है चेंज हो जाता है और राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि है उसके समान ही जो है इनकी भी जो है कार्यकाल माना जाता है। तो उपराष्ट्रपति उपसभापति का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का। उपसभापति का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का। अब आगे है अनुच्छेद 61, इंपोर्टेंट। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति केवल राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 61 किसकी बात करता है? तो महाभियोग, महाभियोग की बात करता है। अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग की बात करता है और उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो केवल राज्यसभा में रखा जा सकता है, राज्यसभा के पास शक्ति है। उपराष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? तो केवल और केवल जो है वो राज्यसभा के पास जो है ये अधिकार है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सिंपल वे में आपको याद रखने हैं। देखो, राज्यसभा में नामित प्रथम फिल्म अभिनेता कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर। ये बेसिक चीजें हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ये इंपॉर्टेंट है, वीएस रमादेवी। वीएस रमादेवी जो है प्रथम महिला महासचिव थी, प्रथम महिला महासचिव। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पद ब्यूरोक्रेसी का। राज्यसभा में जब ब्यूरोक्रेसी की बात करते तो उसका सबसे बड़ा पद जो है वो महासचिव होता है। फिर राज्यसभा में राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला शारदा भार्गव, 1952। राजस्थान में से राज्यसभा में जो भेजे गए एकमात्र क्या प्रथम महिला जो है वो थे शारदा भार्गव, 1952। फिर राज्यसभा में राजस्थान से मनोनीत एकमात्र सदस्य, मनोनीत ध्यान रखना, अभी तक जो मनोनीत हुए उसमें एकमात्र है नारायण सिंह माणकलाव। नारायण सिंह जी माणकलाव जो है वो मनोनीत के तौर पर जो है एकमात्र सदस्य है। मनोनीत के तौर पर एकमात्र सदस्य, निर्वाचित तो करके भेजते हैं 10। ठीक है, चलो ये राज्यसभा से संबंधित जो है वो क्लास अपने कंप्लीट। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। राज्यसभा पहले 1919 के अधिनियम के तहत जो है ये राज्य परिषद के नाम से जानी जाती थी। 1956 में जो है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। ठीक है, राज्यसभा का के गठन का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 80 में। ठीक है, गठन किस प्रकार से किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा यानी विधानसभा सदस्यों द्वारा जो है उसका निर्वाचन किया जाता है। उच्च सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदन, विद्वानों का सदन या इसे राज्यों का सदन और कमजोर सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा के लिए सीटें जो है शीर्ष राज्य सीटें कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश से 31, सेकंड नंबर जो आता है वो आता है महाराष्ट्र 19, थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु 18 और फोर्थ नंबर पर और फिफ्थ नंबर पर दोनों संयुक्त रूप से जो आते हैं वो है बिहार और बंगाल। 16 सीटें। राजस्थान से 10 सीटें, राजस्थान के समान ही उड़ीसा से जो है 10 सीटें। ठीक है, अब राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250, 250, लेकिन वर्तमान में कितने? तो 245। 245 में से 233 तो राज्यों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यों से जो चुने जाते हैं उसमें से 225 राज्यों से और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। वो 8 जो सदस्य जो हैं वो 4 जम्मू कश्मीर से आते हैं, 3 दिल्ली से आते हैं और 1 पौंडीचेरी से। अब दूसरा 1969 तक जो है वो अपने विपक्ष के नेता का प्रावधान नहीं था। 1969 के बाद राज्यसभा में विपक्षी नेता का प्रावधान किया गया और अगर किसी कारणवश 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही किसी सदस्य के द्वारा त्यागपत्र या मृत्यु के कारण सीट खाली हो जाती है तो नए सदस्य का निर्वाचन केवल शेष बचे हुए समय के लिए ही किया जाएगा, न कि 6 वर्ष के लिए। आयु सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। चुनाव कैसे किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से खुला मतदान यानी राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जो है अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो होती है उसके आधार पर किया जाता है। इनको शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति द्वारा, और इनका कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, फिर किस प्रकार से इनका गठन होता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य
हट जाते हैं या उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और 1/3 सदस्य नहीं आ जाते हैं। मनोनीत सदस्यों के मामले में प्रत्येक 3 वर्ष, उसमें तो 2 वर्ष, मनोनीत सदस्य में 3 वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो है वो आधे सदस्य यानी 6 सदस्य जो है वो उनका कार्यकाल समाप्त होता है और नए सदस्य 6 सदस्य आते हैं। प्रथम सभापति कौन थे? तो राधाकृष्णन जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी। और अभी वर्तमान में जो है श्री धनखड़ जी जो है, जगदीप धनखड़ जी जो है वो राजस्थान से जो उपराष्ट्रपति जी हैं वर्तमान में, तो वो सभापति जी है। प्रथम उपसभापति जी HV कृष्णामूर्ति जी और वर्तमान में जो है वो हरिवंश नारायण जी जो है वो उपसभापति है। अब आगे इसका सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं वो सभापति होते हैं। और तो उपसभापति जो है राज्यसभा सदस्य जो है अपने में से जो है किसी एक व्यक्ति को जो है वो राज्यसभा उपसभापति नियुक्त करते हैं। शपथ सभी सदस्य जो है अपने अपने सदस्य की जो है सदस्यता की जो है शपथ लेते हैं। पद मुक्त कैसे किया जा सकता है? तो संकल्प प्रस्ताव लेकर, लेकिन कम से कम जो है 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना अनिवार्य। अब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए गणपूर्ति यानी कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने जरूरी है? तो कम से कम 1/10 यानी 25 सदस्य उपस्थित होने जरूरी है। राज्यसभा का गठन कब? पहली बार तो 3 अप्रैल 1952। पहली बार बैठक कब? तो 13 मई 1952। ठीक है। अब जिन क्षेत्रों में विधानसभा गठित है उनको राज्यसभा प्रतिनिधित्व दिया। अभी अपन ने बात क्लियर कर दी थी कि जहां जहां विधानसभा है वहां से जो है राज्यसभा सदस्य आते हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो। जैसे केंद्र शासित प्रदेश 3 जगह विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और दिल्ली में, तो वहां से भी जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है। चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा की सीटों का जो है प्रावधान करती है। 2 अनुच्छेद मुख्य रूप से 2 मूल मतलब जो मुख्य अधिकार है वो राज्यसभा को प्राप्त है। एक तो अनुच्छेद 249 के तहत जो है वो किसी भी राज्य सूची के विषय को जो है वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। ठीक है। अब विधेयकों के बारे में जो है क्या शक्ति है राज्यसभा की? तो राज्यसभा की अगर कोई साधारण विधेयक है तो उसको 6 माह तक जो है लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास आता है तो उसको 6 माह तक रोक सकती है। लेकिन अगर धन विधेयक है तो 14 दिन तक विचाराधीन रख सकती है। लेकिन विचाराधीन तो रख सकती है 10 दिन 14 दिन तक, लेकिन राज्यसभा उस विधेयक पर जो है कुछ परिवर्तन करने की सिफारिश दे सकती है, लेकिन उसको मानने का लोकसभा को अधिकार नहीं है। और राज्यसभा धन जो विधेयक होता है उसको अस्वीकार करने का भी उनके पास अधिकार नहीं है। न उनको अस्वीकार कर सकती है न उसको संशोधित कर सकती है। कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य, कम से कम 2 अधिवेशन अनिवार्य होने चाहिए साल में। राष्ट्रपति जी बुलाए कम से कम 2 अधिवेशन। और मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अब संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कब कब? तो पहला एक दहेज के लिए जब कानून बनाया गया तो तब 1961, दूसरा बैंकिंग सेवा के लिए 1978 और 2002 में पोटा एक्ट के लिए। किसी भी विधेयक का जो है वो सदन में 3 बार वाचन किया जाता है। पहली बार वाचन, दूसरी बार वाचन के समय उसके लिए कोई समिति बैठाई जाती है, वो उसका विस्तृत अध्ययन करती है और अध्ययन करने के बाद तीसरी बार जो वाचन किया जाता है। 2 सदन सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, ये अपन पढ़ चुके हैं। आगे संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 तथा महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 राज्यसभा और लोकसभा में समान है। संविधान संशोधन विधेयक हो या फिर महाभियोग पर जो है चर्चा हो, ये दोनों जो है जो अधिकार लोकसभा को है वो के वो राज्यसभा को है। सिर्फ धन विधेयक के लिए जो है वो अधिकार जो है कम है थोड़े, बाकी समान रूप से समान अधिकार है। ठीक है। फिर राज्यसभा सदस्य जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, पहले इंदिरा गांधी जी, फिर HD देवेगौड़ा जी, फिर IK गुजराल जी और फिर मनमोहन सिंह जी। फिर एक अनुच्छेद 80 जो है उसके तहत जो है 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति जी जो है वो राज्यसभा में करता है। और ये प्रावधान जो है वो आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। अब राज्यसभा सदस्यों का जो सदस्य संख्या कितनी होगी उसका वर्णन जो है चौथी अनुसूची में जो है वो 1971 की जनगणना के आधार पर जो है वर्तमान में जो सदस्य संख्या चल रही है वो 1971 की जनगणना के आधार पर चल रही है, जो कि अनवरत रूप से 2026 तक रहेगी। 20 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। फिर 2 बड़े अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 99 जिसमें कि राज्यसभा सदस्यों के शपथ का प्रावधान है, और अनुच्छेद 89 यानी 89 जिसमें कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। फिर
राज्यसभा सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ध्यान रखना। सभापति का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष, क्योंकि वो राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो प्रदेश सभापति होते हैं, इसलिए जो राष्ट्रपति जी का कार्य उपराष्ट्रपति जी जो है वो प्रदेश सभापति होते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। तो सभापति जी का भी कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। और उप सभापति जी का कार्यकाल है वो राज्यसभा के सदस्यों के समान 6 वर्ष होता है। ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, जो कि महाभियोग की बात करता है। किसकी बात करता है, महाभियोग की। और उसमें एक प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति जी पर जब भी महाभियोग लाया जाएगा तो वो सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा। किसमें लाया जाएगा, राज्यसभा में। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट कि प्रथम फिल्म अभिनेता जो कि नामित हुए या मनोनीत हुए तो पृथ्वीराज कपूर। प्रथम महिला महासचिव, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीएस रमा देवी। राजस्थान की प्रथम महिला जो निर्वाचित महिला थी प्रथम, तो वो है शारदा भार्गव जी। और राजस्थान की ओर से मनोनीत होने वाले प्रथम सदस्य या एकमात्र सदस्य जो थे वो नारायण सिंह जी मानकलाव। इसी के साथ राज्यसभा से संबंधित जो है वो क्लास अपनी पूरी। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो लोकसभा से संबंधित रहेगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।